नमस्कार साथियों, भारत के भूगोल का ये तीसरा पार्ट है। इसमें आपका स्वागत है। और पिछले दो पार्ट हैं वो अक्षांश और देशांतर से संबंधित थे, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। दूसरे पार्ट के अंत में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे और उन दोनों क्वेश्चनों के क्या जवाब हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपको बताया था कि भारत का दक्षिणी बिंदु यहाँ पर केप कैमरिन या कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। यहाँ भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। यह भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता है और वहां भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु था। तो यहां तक बता दिया था आपको कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया था, एक नंबर क्वेश्चन, वो ये था कि भारत के किस राज्य की राजधानी में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, तो कुछ कमेंट आए थे, तो वहां पर ईटानगर भी लिखा हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर नहीं है, क्योंकि आप यही सोचेंगे कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में ही सबसे पहले सूर्योदय होगा। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि वो राजधानी, उसकी ही राजधानी ऐसी हो जो पूर्व में हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोहिमा। और कोहिमा पता ही है आपको कहाँ की राजधानी है, तो ये नागालैंड की राजधानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका मतलब ये भी है कि कोहिमा है वो सबसे पूर्वी राजधानी है। जितनी भी राजधानी है उनमें सबसे पूर्वी राजधानी है वो कोहिमा है, इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, कोहिमा में। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि 1 जनवरी को अर्थात नव वर्ष की पहली किरण किस देश में पड़ती है। तो कुछ से आंसर था जापान, लेकिन कुछ एक आंसर सही भी आए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। अब देखिए न्यूजीलैंड कैसे है। न्यूजीलैंड इसलिए है क्योंकि बात कर रहे हैं हम 1 जनवरी की, और 1 जनवरी के दिन सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास, मकर रेखा से थोड़ा सा ऊपर। और उस समय सबसे पहले सूर्य की जो नववर्ष की पहली किरण पड़ती है वो पड़ती है न्यूजीलैंड में। कहां पड़ती है, न्यूजीलैंड में। सामान्यतः हम उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं, बट उस समय 1 जनवरी को सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में किसके पास है, तो वो न्यूजीलैंड के आसपास है। तो ये दो क्वेश्चन थे मेरे और इन दोनों के आंसर ये हैं। ठीक है, तो शायद बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए थोड़ा सा हम पीछे वाले को रिपीट करते हुए फिर उसको आगे जोड़ते हुए चलेंगे। तो यहां हमने एक बिंदु देखा था, वो था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इस बिंदु का नाम क्या था, केप कैमरिन या फिर कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है और स्थित कहां है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। लेकिन यदि बात की जाए संप्रभु भारत की, तो संप्रभु भारत की बात की जाए तो उसका सबसे दक्षिणी बिंदु अर्थात दक्षिणतम बिंदु है वो है 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड पर, और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु, इसे ही कहते हैं पार्सन बिंदु। फिर जैसे ऊपर जाते हैं तो सबसे उत्तरी बिंदु था वो था इंदिरा कोल। क्या था, इंदिरा कोल। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा स्पीडली ले रहे हैं स्टार्टिंग में। और ये कहां स्थित था, इंदिरा कोल है, तो ये था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, एक बिंदु हमने सबसे पश्चिमी लिया था और ये था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक, और इस बिंदु का नाम क्या था, इस बिंदु का नाम था गौरमाता। और ये गौरमाता कहां पड़ता है, गुजरात में। जबकि इंदिरा कोल कहां पड़ता है, ये वर्तमान में लद्दाख में आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख के अंतर्गत आता है वर्तमान में। ये केप कैमरिन या कन्याकुमारी ये आता है
तमिलनाडु में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और ये पता ही है कहां आता है, तो ये आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और फिर एक बिंदु ये था यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, और इस बिंदु का नाम क्या था? इस बिंदु का नाम था किबिथु। और ये किबिथु कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक हम पढ़ चुके थे। और इसके साथ में हमने दो चीज पढ़ी थी, एक कर्क रेखा के बारे में जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और एक मानक समय रेखा के बारे में जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे की यदि बात करें हम, तो देखिए जो ये बिंदु है सबसे उत्तरी और ये बिंदु है सबसे दक्षिणी। यदि इसके बीच की सीधी दूरी की बात की जाए तो वो सीधी दूरी है 2933 किलोमीटर। मतलब भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की सीधी दूरी पूछ ली जाए तो वो है 2933 किलोमीटर। और यदि यही दूरी पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी दूरी पूछ ली जाए, ठीक है ना, यहां से मतलब गौर माता से लेकर किबू तक, तो ये है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर मतलब उत्तर से दक्षिण तक की सीधी दूरी 2933 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर सीधी दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं कल। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे यहां के राज्यों की और साथ साथ में सीमा की। देखिए हम बात करते हैं कि टोटल कुल राज्य हैं वो वर्तमान में कितने हैं भारत में, तो कुल राज्य हैं वो टोटल 28 है। जबकि यदि कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछ ली जाए, तो वो टोटल कितने हैं? 8। ठीक है, पहले 7 थे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश यहाँ 2 बढ़े, 9 हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया तो पुनः इनकी संख्या 8 हो गई। तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब हम इन राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मैप के अंदर कैसा भरना सीखें, तो हम 2 चीजें एक साथ करेंगे ताकि मैप भी क्लियर हो जाए हमारा, और इसकी जो स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा है वो भी क्लियर हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है, स्थिति और विस्तार के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीमा का रहेगा। सीमा, ठीक है। सीमा देखो, सामान्यतः सीमा 2 प्रकार की होती है, किसी भी स्थान विशेष के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए। एक सीमा होती है वो होती है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब है कि स्थल भाग की सीमा स्थल के साथ लगे। एक सीमा होती है जलीय सीमा, और इसी को ही हम कह सकते हैं तटीय सीमा। क्या कह सकते हैं? तटीय सीमा। अर्थात एक जल भाग हो जबकि एक स्थल भाग हो, तो उन दोनों की यदि सीमा लगती है तो उसे कहते हैं जलीय सीमा या तटीय सीमा। एक स्थलीय सीमा है और एक सीमा है जलीय सीमा या तटीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात की जाए भारत के संबंध में, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। यदि कुल जलीय सीमा की बात की जाए जिसमें द्वीपों को भी मिला दिया जाए, तो कुल जलीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। मतलब कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जबकि कुल जलीय सीमा या तटीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो भारत की कुल सीमा आ जाएगी। ठीक है, आप जोड़ के दे सकते हो। हम सबसे पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो फोकस रहेगा स्थलीय सीमा के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना, और स्थलीय सीमा के अंतर्गत जो भी सीमा से संबंधित विवाद है उनको भी हम एक साथ ही हल करने की कोशिश करेंगे। जो वर्तमान समय में यहाँ पर कुछ विवाद चल रहा है चाइना के साथ, तो उसको भी हम साथ में ही करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा बता दिया, स्थल भाग की सीमा स्थल के साथ लगे
तो वो स्थलीय सीमा कहलाती है। कुल लंबाई कितनी बताई भारत की स्थलीय सीमा की? तो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है वो यहां से शुरू होती है गुजरात से, और यहां जाके समाप्त होती है, यहां है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पूरी की पूरी ऊपर वाली सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, जबकि नीचे यहां पर ये सीमा किस प्रकार की है? जलीय सीमा। ठीक है, ये इधर रहा अरब सागर, और ये इधर रहा ऊपर ये बांग्लादेश आ गया, और ये इधर रहा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये इसके जस्ट ऊपर है सारी की सारी सीमा, वो स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी बताई? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा पर टोटल कितने देश स्थित हैं यदि उनकी हम बात करें तो सबसे पहले है पाकिस्तान, फिर 2 नंबर पे है अफगानिस्तान, अभी हम मैप के अंदर भी देखेंगे इनको, अफगानिस्तान। आगे चलते हैं तो चीन, फिर नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, और फिर लास्ट है बांग्लादेश। तो कहने का मतलब है कि 7 देशों के साथ है भारत की स्थलीय सीमा लगती है, और एक देश की सीमा दूसरे देश के साथ लगती है, उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो ये पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लीजिए या फिर स्थलीय सीमा मान लीजिए भारत से संबंधित है, तो वो टोटल 7 देशों के साथ लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब एक बार हम इनको दर्शा देते हैं मैप में, उसके बाद हम बात करेंगे फिर एक एक की। देखिए यहां पर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, तो यहां सीमा किसकी है? पाकिस्तान की। फिर ये पाकिस्तान की सीमा यहां ऊपर है यहां तक, और फिर यहां जो सीमा लगती है वो है अफगानिस्तान की। फिर सीमा यहां ऊपर लगती है चीन की, यहां बीच में आ जाता है नेपाल, तो यहां लगती है नेपाल की। फिर ये सिक्किम का क्षेत्र आ जाता है, यहां जो सीमा लगती है वो लगती है भूटान की, फिर वापस चाइना की आ जाती है, यहां लगती है म्यांमार की, और फिर नीचे यहां लगती है बांग्लादेश की। तो ये टोटल हो गए 7 देश। यहाँ पाकिस्तान की लग रही है, अफगानिस्तान की, चीन की, यहाँ नेपाल की, बीच में सिक्किम आ गया, सिक्किम के ऊपर चाइना के साथ लग रही है, ये भूटान आ गया, और फिर म्यांमार आ गया, और उसके बाद नीचे बांग्लादेश आ गया। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई खास याद रखनी जरूरी नहीं है, कुल याद रख लेना। थोड़ा बहुत याद रखना चाहो तो पाकिस्तान के साथ है 3,323 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर, कितनी? 33-23 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, सर्वाधिक किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ है 4,096.6 किलोमीटर, कुछ जगह 7 किलोमीटर लिखा हुआ है, 4,096.6 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो सर्वाधिक लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ, और न्यूनतम किसके साथ लगती है? तो न्यूनतम लगती है किसके साथ है? न्यूनतम लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अब एक एक सीमा की हम बात करेंगे डिटेल से, तब इनके नाम भी पढ़ेंगे। ऊपर यहां चाइना है जिसके साथ 3,488 किलोमीटर लगती है, फिर यहाँ नेपाल है जिसके साथ 1,651 किलोमीटर लगती है, यहाँ भूटान है जिसके साथ 699 किलोमीटर लगती है। तो लंबाई विशेष करके नहीं पूछते हैं इतना, मिनिमम और अधिकतम याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे अधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर, और कम से कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल 7 देश हैं जिनके साथ भारत है वो अपनी सीमा साझा करता है। अब हम एक एक देश के साथ देखते हैं। ठीक है, और यहां जो भी सीमा से संबंधित विवाद है उनकी हम बात करेंगे। अब देखिए इधर, इसको मिटा रहा हूं मैं। स्थलीय सीमा अब मैं मैप में ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ ऊपर वाली सीमा चलेगी, तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और लिखने के लिए जगह भी हो जाएगी। जलीय सीमा की है तो वो बाद में बात करेंगे, इसलिए हम सिर्फ एक बार ऊपर वाला मैप ड्रॉ कर रहे हैं, उस पर फोकस करना आप। देखिए यहां आपको बताया था कि ये यहां गुजरात की सीमा लग रही है यहां से, और फिर ये ऊपर जा रहा है, ये पाकिस्तान की सीमा इधर लग रही है, उसके बाद फिर ये नेपाल आ गया,
ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला ड्रॉ करने हैं। ये चलो समझना है हमें तो, ठीक है। यहां से शुरू हो रही है इस तरह सीमा, यहां जाके समाप्त हो रही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान के साथ जैसे हमने देखा था कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ है जो सीमा लगती है उसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सर रेडक्लिफ के निर्देशन में इस सीमा का निर्धारण किया गया था, तो उनके नाम पे ही पड़ गया रेडक्लिफ लाइन। तो पूछ लिया जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। इस रेडक्लिफ लाइन अर्थात पाकिस्तान की सीमा के ऊपर भारत के कुल कितने राज्य हैं उनकी बात करें अपन, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। देखिए पहला ये राज्य है जिसका नाम है गुजरात। तो एक राज्य सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, उसका नाम है गुजरात। फिर एक राज्य आता है और उसका नाम है राजस्थान। तो एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान। फिर तीसरा जो राज्य है वो है पंजाब। तो कुल 3 राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, राज्य 3 है। फिर आगे 2 की सीमा और लगती है, वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। चौथा है, ये है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। और 5वां एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यहां तक इसकी सीमा है। तो यानी पाकिस्तान की सीमा पर भारत के राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या कुल है 5। एक है गुजरात, एक है राजस्थान, एक है पंजाब, एक है जम्मू कश्मीर, एक है लद्दाख। ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और ये तीनों क्या है? राज्य। तो कुल 5 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। अब देखिए विवाद है इनके साथ है, ज्यादातर विवाद है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बात करते हैं पाकिस्तान के साथ है जो भी विवाद है उनकी, ठीक है। यहां देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां एक भारत की दृष्टि से वर्तमान में यहां पर ऊपर देखिए, यहां पर गौर करिए। वर्तमान में यहां पर भारत की दृष्टिकोण से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश ये है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और एक ये है जिसका नाम है लद्दाख, ठीक। इन दोनों को देखिए, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पहले हुआ करते थे, यदि अपन थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये दोनों मिलाकर पहले एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, लेकिन यहां से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया और धारा 370 हटा दी, है ना। इसी के साथ इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या ऐसा यहां पर कि थोड़ा सा हम चलते हैं जब भारत आजाद हुआ तब, इसको और बड़ा करते हैं। एक बार सिर्फ इस पे ही फोकस करते हैं, लद्दाख पे और जम्मू कश्मीर। ये देखिए ये ऐसी स्थिति है, ये देखिए भारत के दृष्टिकोण से यहां पर क्या है? ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ठीक। भारत अपने मैप पे दर्शाता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वर्तमान में, हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और वहां क्या क्या विवाद है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए वास्तविक स्थिति क्या है कि जब भारत आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो रियासतों के पास ऑप्शन थे, या तो वो भारत में मिले या फिर वो पाकिस्तान में मिले या फिर वो खुद स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का यहां का जो शासक था उसका नाम था हरि सिंह, और हरि सिंह इन्होंने ये है डिसीजन लिया था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन मूल भावना ये थी कि यदि मान लो कि ऐसी स्थिति आ जाए, हमें मिलना भी पड़े, तो हम भारत में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये शासक था हिंदू,
जबकि यहाँ की जनता क्या थी, मुस्लिम थी। अब बाद में जब आजाद हुआ देश, तो अक्टूबर 1947 की समय की बात है, इधर से पाकिस्तान वालों ने, जो पाकिस्तान के कबीले थे, उन्होंने वहां की सेना के बेस में यहां पर आक्रमण कर दिया। तो हरि सिंह भागा आया दिल्ली की तरफ। जब यहां पर आया तो कहा कि आप हमें बचाइए, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने कहा ये लीजिए विलय पत्र, इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए, आप, हम आपको बचा लेंगे। ऐसे तो हम बचा नहीं सकते, आप हमारा ऐसा ही नहीं है, हम क्या करें आपके लिए, हमारे लिए तो आप जैसा है वैसा ही ये है, पाकिस्तान है। तो इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अब विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर हो गया, इसका मतलब ये हिस्सा किसका हो गया, भारत का पूरा, जो वर्तमान में पीओके है। तो इससे के हिसाब से ये भारत का हिस्सा है पूरा का पूरा। इसी दृष्टि से हम पढ़ते आते हैं कि ये भारत का हिस्सा है, क्योंकि विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे, विलय पत्र पे पूरे पे हस्ताक्षर किए थे। अब जब यहां की सेना यहां तक गई तो क्या हुआ कि ये सेना आ गई यहां तक, और मामला चला गया संयुक्त राष्ट्र में। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा जो सेना जहां है वो वहीं रुक जाए, मतलब इसके ऊपर पाकिस्तान की सेना थी, इसके नीचे भारत की सेना थी, और इसी को एक बार रेखा बना दी और उसका नाम दिया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कहने का मतलब है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके ऊपर है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये नीचे का हिस्सा है ना, इधर वाला ये हिस्सा है जिसपे वर्तमान में अधिकार है भारत का, ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला लद्दाख। और मैप के अंदर क्या किया हमने, इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, यानी ये पूरा जम्मू कश्मीर, ये पूरा लद्दाख। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, ये जम्मू कश्मीर है, ये इधर लद्दाख, ऊपर क्या है, POK है, जिसपे अधिकार पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का अधिकार है। और पाकिस्तान ने क्या किया यहाँ पर, पाकिस्तान ने इसके दो प्रांत बना रखे हैं। देखिए क्या बना रखा है, पाकिस्तान ने यहाँ पे इसके दो प्रांत बना रखे हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र को कहता है आजाद कश्मीर, क्या कहता है, आजाद कश्मीर, और इस क्षेत्र को पाकिस्तान कहता है बाल्टिस्तान। ये दो प्रांत बना रखे हैं, एक आजाद कश्मीर के नाम से, एक गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से। जबकि बात यह है इन दोनों का पाकिस्तान के संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ना आजाद कश्मीर का है ना गिलगिट बाल्टिस्तान का है। तो ये दो प्रांत बना रखे हैं इन्होंने, एक आजाद कश्मीर और एक गिलगिट बाल्टिस्तान। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इधर हम बात साथ में कर लेते हैं। अब देखिए यहां एक क्षेत्र है जहां वर्तमान में विवाद है, ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है अक्साई चीन। ठीक, चलो इसको अपने चीन के साथ बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ठीक है। वर्तमान में जहां पर भारत का अधिकार है ये ऊपर वाला POK है, लेकिन भारत इसको अपना पूरा लद्दाख मानता है, इसे अपना पूरा जम्मू कश्मीर मानता है। बात समझ में आ गई होगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बांध विवादित रहा है, एक बांध बना रहा है पाकिस्तान इस POK के अंदर, और POK का भी कौन सा क्षेत्र, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारत एक बांध बना रहा है। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, और ये जो बांध बना रहा है पाकिस्तान वो चीन के सहयोग से बना रहा है ना, इधर भी दुश्मन इधर भी दुश्मन, दोनों दुश्मन मिले हुए, ठीक है। तो वो जो बांध है ये पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी चर्चा में है, ठीक है, अभी उस पे साइन हुए हैं, है ना। तो देखिए यहां से एक नदी आती है, आप जब नदी पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे आप। ये एक नदी आती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी, ठीक है। यहां सिंधु नदी है, उसके नीचे झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज, ये सब नदियां हैं। उनमें ऊपर वाली 3 नदियां हैं, उनका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करता है, जबकि 20% पानी का उपयोग हम करते हैं।
और ऐसे ही नीचे वाली 3 नदियां हैं, उनके 80% पानी का उपयोग भारत करता है, 20% पाकिस्तान करता है। वो अपन नदी पढ़ेंगे, सिंधु नदी तब पढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम सिर्फ सीमा के साथ कुछ विवाद देख रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ये जो सिंधु नदी है, इसके ऊपर यहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, और इस बांध का नाम है डायमर भाषा बांध। डायमर भाषा बांध, ये बांध बनाया जा रहा है डायमर भाषा बांध। किसके ऊपर? सिंधु नदी में। कहा? गिलगिट बाल्टिस्तान अर्थात पीओके में। बना कौन रहा है? पाकिस्तान। किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से, पापा जी के सहयोग से। ठीक। तो हालांकि ये 1988 से ही इनके दिमाग में था कि हम यहां बांध बनाएंगे पाकिस्तान, लेकिन बना नहीं पाए आज तक। पहले इन्होंने चीन से सहयोग मांगा कि हमारी मदद कर दीजिए, लेकिन चीन वालों ने मना कर दिया। बाद में ये फिर जो विश्व की संस्थाएं हैं उनके पास गए, सबने मना कर दिया, क्योंकि ऐसा ये भारत का है। इन्होंने कहा भारत के पास जाइए, एनओसी लेके आइए, आप हम दे देंगे फंड आपको। ऐसे कैसे देंगे? अभी तो आपके बीच में विवाद चल रहा है। भारत ये कह देगा कि दे दो, हम दे देंगे। किसी ने नहीं दिया, फिर वापिस आया। अब चाइना है इधर गड़बड़ी कर रहा है, तो इसने सोचा इधर भी विवाद फैला देते हैं, है ना, तो कुछ इधर कुछ इधर, है ना, विवादों में उलझाए रखो इनको। तो इसलिए चीन ने इसको फंडिंग की है, इस बांध को, डायमर बांध को। तो ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में ये विवादित है, वर्तमान में ये चर्चा में है, इसलिए पूछ लेंगे डायमर भाषा बांध कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है, 272 मीटर ऊंचा है। जब नदी पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में विवादित है, ठीक है। तो ये हो गया पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले जो भी राज्य हैं उनके बारे में, और उनके साथ चलने वाले विवाद के बारे में। अब देखिए, हमने यहां पढ़ लिया पाकिस्तान, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहां एक सीमा लगती है, वो लगती है अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की। और इसे बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? सॉरी, डूरंड रेखा। तो ये सीमा वैसे लगती है लद्दाख के साथ, लेकिन वर्तमान पे इसका अधिकार किसका है? पाकिस्तान का है। इसलिए सीधी सीधी सीमा इसकी पीओके के साथ लग रही है, डायरेक्ट भारत के साथ इसकी सीमा नहीं लग रही है। लेकिन वैसे इसकी सीमा भारत के साथ इसलिए लग रही है क्योंकि हम इसको अपना हिस्सा मानते हैं। 106 किलोमीटर है, और इस दृष्टि से सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। फिर देखिए, फिर यहां सीमा आती है किसकी? चीन की। यहां से देखिए, इसको यहां पर छोड़ दीजिए, म्यांमार वाले हिस्से को बाद में पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है चीन के साथ। चीन के साथ इस सीमा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। यहां देखिए नेपाल है, यहां भूटान है, ठीक है। यहां क्या है? नेपाल। यहां क्या है? भूटान, ठीक। तो देखिए, यहां से सीमा शुरू होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ठीक, ये लद्दाख, यानी चीन के साथ एक तो सीमा लगती है लद्दाख की। अब जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ेंगे आप, लद्दाख। किसकी? लद्दाख की। लद्दाख की लगती है। फिर लद्दाख के नीचे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। यहां नीचे आते हैं तो 3 नंबर पे उत्तराखंड। उत्तराखंड, ऊपर एक लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल की सीमा आ जाती है। नेपाल की सीमा आ जाती है। उसके बाद ये क्षेत्र देखिए, ये है सिक्किम, और ये है यहां पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के साथ है चाइना की सीमा साझा होती है भारत की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल कितने राज्य? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर, ठीक।
पूरी की पूरी सीमा विवादित, शुरू से लेकर यहां से लेकर पूरी की पूरी सीमा विवादित। ठीक, अब देखिए विवाद क्या है, और हाल ही में बहुत ही जबरदस्त चर्चा में, तो इसको मिटा दो। चल, जहां यहां से विवाद शुरू हो रहा है वहां से ही हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इधर अभी हमने बनाया था ये, एक बार सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। उधर वाले को छोड़ दो एक बार। देखिए इधर ये क्या है, ये अफगानिस्तान के साथ हो गई, यानी ये हो गई पाकिस्तान के साथ, ये हो गई अफगानिस्तान के साथ, ये हो गया लद्दाख। यहां पूरा विवाद वर्तमान में, और वर्तमान में ही चर्चा में है लद्दाख के साथ। वो देखिए क्या है, ये जो क्षेत्र है वास्तव में स्थिति क्या है, वास्तव में स्थिति अभी बताई थी आपको, वास्तव में स्थिति यही तो है। ये क्षेत्र है, ये कहलाता है लद्दाख, सॉरी अक्साई चीन, अक्साई चीन, जिसके ऊपर अधिकार किसका है वर्तमान में, चीन का, अक्साई चीन। देखिए हुआ क्या था कि जब चीन और भारत के बीच सीमा का निर्धारण किया जा रहा था, तो यहां जो ये सीमा दिख रही है आपको, ये सीमा, इसका निर्धारण किया गया था जॉनसन के नेतृत्व में। ये सिविल सर्वेंट थे एक जॉनसन, उनके नेतृत्व में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। उस समय प्रांत हुआ करता था यहाँ पर शिनजियांग, चीन का अधिकार नहीं था यहाँ पर, शिनजियांग, शिनजियांग था, नीचे यहाँ तिब्बत था, उधर चाइना था। इस रेखा को कहा गया जॉनसन रेखा। इस रेखा को, कौन सी को, जिसको भारत वर्तमान में मानता है कि सही सीमा ये है, मतलब अक्साई चीन को यदि भारत अपने में शामिल करता है, उसके बाद की जो सीमा है उसको जॉनसन सीमा कहा गया, जॉनसन रेखा कहा गया। लेकिन 1962 में जो भारत व चीन के बीच में युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर ये यहां तक इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और इसको कहते हैं अक्साई चीन। तो ये वर्तमान में किसके पास है, चीन के पास है। और एक क्षेत्र यहां पर भी है पीओके में, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट में दिया था जम्मू कश्मीर को, सॉरी चाइना को। यहां देखिए विवाद कहां है, यहां अक्साई चीन के पास में ही विवाद है। कैसे है देखिए, इसको समझिए सिर्फ एक बार अक्साई चीन को, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ये अक्साई चीन है। विवाद यहां पर क्या है, देखिए ये क्षेत्र पता ही है आपको, ये क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, नाम सुना होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व की सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है वो सियाचिन ग्लेशियर है, वो यहां पर ही है। ये अक्साई चीन है। इसके नीचे यहां पर एक झील है, यह भी विवादित है, और इस झील का नाम है पेंगोंग त्सो झील, पेंगोंग त्सो झील। ये झील है, इस झील के बीच से भारत और चाइना के बीच की सीमा है। अब किसी पानी के क्षेत्र के बीच से सीमा का निर्धारण हो नहीं सकता, और इसलिए वो विवाद में रहेगा। तो अभी ये पेंगोंग त्सो झील है, इसके ऊपर मतलब एक फिंगर की तरह पहाड़ियां हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 फिंगर बने हुए हैं, 8 पहाड़ियां हैं फिंगर नुमा, ठीक है ना। तो भारत कहता है कि हमारा क्षेत्र है वो इस 8वें फिंगर तक है, जबकि चाइना ने यहाँ 5वें तक अपना अधिकार कर रखा है वर्तमान में, ठीक है ना। और यहाँ भारत का एयरबेस भी है, ठीक है ना। तो सैनिक बेस है। तो भारत है वो मानता है 8वें फिंगर तक अपना अधिकार, लेकिन इन्होंने 5वें तक तो अपना अधिकार ही कर रखा है चाइना वालों ने। और सीमा के बीच से इधर इस झील के अंदर ही फिर नावों के माध्यम से गश्त होती है ना। तो कोई सीमा है नहीं, पानी के अंदर क्या सीमा होगी, कोई रेखा थोड़ी होगी, कोई क्षेत्र थोड़ी होगा। इसलिए ये पेंगोंग त्सो झील अभी ये यहाँ पर चौथे 5वें फिंगर के ऊपर, यहाँ चौथे फिंगर पे, यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले झड़प हुई थी, इसलिए ये चर्चा में है पेंगोंग त्सो झील। पूछ लेंगे पेंगोंग त्सो झील, तो पेंगोंग त्सो झील है वो भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के अंदर है। और यदि भारत में यदि इसके क्षेत्र की बात की जाए तो वो है लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो ये है एक तो विवाद। यहाँ पर एक विवाद है अभी गलवान घाटी,
ठीक है। ये एक्साई चीन के अंदर है, यहाँ पर गलवान घाटी में, तो ये भी पूछ लेंगे, ठीक है ना। गलवान घाटी, एक विवाद यहाँ पे चल रहा है, एक गलवान घाटी पे पहले झड़प हुई यहाँ पर पेंगोंगसो झील पे, और उससे पहले हुई थी नाकुला दर्रा पे, तो वो हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सीमा किसकी हो गई, सिर्फ और सिर्फ हमने अभी लद्दाख की सीमा पढ़ी है चीन के साथ। इसके आगे देखिए, यदि हम बात करें, जैसे अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये लद्दाख हो गया, यहां नीचे चलेंगे, इसको छोड़ दीजिए एक बार। इधर हमने सीमा देख ली चीन के साथ, एक तो किसकी, लद्दाख की। नीचे यहां एक सीमा लगती है किसकी, हिमाचल प्रदेश की, किसकी, हिमाचल प्रदेश की। और फिर 3 नंबर पे नीचे लगती है उत्तराखंड की, और फिर सीमा शुरू हो जाती है किसकी, नेपाल की। इसलिए इसके नीचे यहां सीमा चीन के साथ नहीं लगती है डायरेक्ट। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहां एक स्टेट है छोटा सा, सिक्किम। यहां सिक्किम के साथ सीमा लगती है चाइना के साथ। यहां पर भी एक चर्चा में रहा था, और एक दर्रा है जिसका नाम है नाकुला दर्रा। ध्यान रखना, नाथुला नहीं है, नाथुला अलग है, नाकुला अलग है। ये नाकुला दर्रा है। नाकुला दर्रा पे यहाँ पे झड़प हुई थी। नाथुला दर्रा यहाँ नीचे है, ठीक है। और फिर आ गया यहाँ पर ये भूटान, और यहाँ ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इनके साथ चाइना है, वो अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर अक्साई चीन पे गलवान घाटी पे यहाँ विवाद चल रहा है। उसके नीचे पेंगोंगसो झील है, वहां पे अभी विवाद हुआ था। उससे पहले यहाँ नाकुला दर्रे पे विवाद हुआ था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी चाइना के साथ की जो सीमा है। उसके आगे यदि हम बात करें तो आगे सीमा है किसकी, नेपाल की। नेपाल की जो सीमा है, यहां पर भी आजकल नेपाल भी है, ये भी अभी चाइना की भाषा बोल रहा है। तो हम सिर्फ उत्तर भारत की बात करते हैं एक बार, बस ये सिक्किम आ गया। ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इस तरह से, ये क्षेत्र है किसका, नेपाल का, ठीक। नेपाल के साथ कुल सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। इसके साथ सीमा लगती है किसकी, इधर उत्तराखंड की, यहां नीचे उत्तर प्रदेश की, फिर यहां किसकी, बिहार की, ठीक है। यहां सीमा लगती है थोड़ी सी इधर, यहां किसकी, पश्चिम बंगाल की, और फिर ये किसकी है, सिक्किम की। तो यहां पर भी 5 हो गए, एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा लगती है, ठीक। और कुल सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। अब यहां ऐसे पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, और 3 ऑप्शन यहां से मिल जाएंगे, एक ऑप्शन अलग मिल जाएगा। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। इधर जैसे पाकिस्तान के साथ है गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, चाइना के साथ फिर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अब नेपाल के साथ जो विवाद है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये विवाद क्या है, ये विवाद है यहाँ पे, यहाँ विवाद क्या है उसको देखिए। विवाद है काला पानी विवाद, ठीक है। पूरा अलग से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, काला पानी विवाद। डायरेक्ट पूछ लेंगे काला पानी विवाद किसके बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में। इसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, इन दोनों के बीच में विवाद है काला पानी विवाद। विवाद क्या है उसको देखिए। 1816 में एक संधि हुई थी, और उस संधि का नाम था सुगोली की संधि। क्या था, सुगोली की संधि। सुगोली पड़ता है वैसे बिहार में, चंपारण जिले का, बिहार जो चंपारण जिला है उसके अंदर एक क्षेत्र है सुगोली। तो वहां एक संधि हुई थी ब्रिटिश भारत और नेपाल वालों के साथ। उस संधि के तहत क्या किया गया था,
उस संधि के तहत ये किया गया था कि ये एक नदी है काली नदी। काली नदी, इस नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा होगा नेपाल का, और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो होगा भारत का। मतलब नदी को सीमा बना दिया। अब नदी तो चेंज भी हो सकती है, कहीं कल रास्ता बदल लिया, रास्ता बदल लेंगे तो विवाद, लेकिन रास्ता भी नहीं बदला, नेपाल की नीयत बदल गई। नीयत क्या बदली उसको देखिए आप। नीयत ये बदली, इसको थोड़ा सा हम समझिए काली नदी को, कि ये एक क्षेत्र है, यहां से एक नदी निकल रही है, काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। तो सुगोली की संधि के तहत इसका पूर्वी हिस्सा नेपाल का और पश्चिमी हिस्सा भारत का। हुआ ये कि भारत ने अभी एक सड़क बनाई थी यहां ऊपर लिपुलेख दर्रे तक, लिपुलेख दर्रे तक यहां सड़क बनाई, ठीक है, लिपुलेख दर्रे तक धारचूला से। जब ये सड़क बनाई तो नेपाल ने विरोध कर दिया सड़क बनाते ही। तो हुआ ये कि यहां तक भारत ने क्या बनाई, सड़क बनाई। तो नेपाल ने क्या किया, अपना नया नक्शा बनाया, और उसमें क्या किया, उसमें ये किया कि उसने ये कहा था कि एक लिपुलेख दर्रे के पास से एक धारा आती है और इस क्षेत्र में आके मिल जाती है, जहां से काली नदी का उद्गम माना गया। एक क्षेत्र यहां से है जिसका नाम है काला पानी, यहां से किसी भी एक धारा आ रही है, और एक क्षेत्र इधर है लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा, ठीक है। ये तीन क्षेत्र है, लिपुलेख, काला पानी, लिम्पिया धुरा। ये तीनों आके यहां मिलते हैं काली नदी के अंदर, तीनों धाराएं ये। तो भारत क्या कहता है, भारत ये कहता है कि काली नदी यहां से नहीं निकलती, काली नदी यहां से निकलती है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा। नेपाल क्या कहता है, नेपाल ये कहता है कि नहीं, काली नदी यहां से नहीं निकलती, काली नदी निकलती है लिम्पिया धुरा से, इसलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा। इसलिए दोनों के बीच में विवाद हो गया। तो इसलिए किया क्या, नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया और नक्शे में इसको अपना क्षेत्र दिखा दिया, जबकि वर्तमान में वास्तविक स्थिति यह है कि इसके ऊपर भारत का अधिकार है, लेकिन विवाद बना दिया, विवाद सुगोली की संधि के तहत। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि काली नदी का पूर्वी नेपाल का, पश्चिमी भारत का। तो इस तरह ये काला पानी विवाद है इस नदी को लेकर और सुगोली की संधि। शायद बात समझ में आ गई। फिर देखिए आगे चलते हैं, तो हमने देखा था यहां पर, चलो आज हम फिर इतना ही पढ़ते हैं नेपाल, बाकी सीमा है वो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।